मम्मी जी, मैं अपने मायके से भर भर कर सोना लाई हूँ, समझी। मुझे कुछ बोलने से पहले सोच लीजिएगा। अब इस घर की मालकिन मैं हूँ, आप नहीं। रंजीता अपनी सास शोभा जी से बोली। शोभा जी बोली, भगवान से डरो बहू, रोज सुबह से शाम तक सुनाती रहती हो, ज़रा तो मेरी इज्जत का ख्याल करो, पड़ोस तक आवाज़ें जाती होंगी तुम्हारी। रंजीता बोली, पड़ोस में आवाज़ें जाएं तो जाएं, वैसे भी पड़ोस वाली सीमा ताई जी भी सुन लेंगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। उन्हें भी तो पता चले कि मेरे मायके वालों ने मुझे कितना दहेज दिया है, फिर भी आपको मेरी कदर नहीं है। एक सीमा ताई जी हैं जिनकी बहू फटीचर मायके से आई है, फिर भी कितनी इज्जत देती हैं वो अपनी बहू को। और एक आप हैं जिनकी बहू भर भर के सोना कपड़े जेवरात लाई है, मगर आपको अपनी बहू से ठीक से बात करना तक नहीं आता। शोभा जी बोली, बहू अब चुप भी हो जाओ, पूरा मोहल्ला जान चुका है कि तुम दहेज तो लाई हो, मगर घर की सुख शांति भंग कर चुकी हो। पड़ोस वाली सीमा जी ये आवाज़ें सुनकर अपने कमरे से बाहर आकर अपनी बहू स्वर्णा से बोली, अरे बहू, सुबह सुबह टीवी क्यों चला दिया है तुमने, कितनी आवाज़ें आ रही हैं। स्वर्णा बोली, मम्मी जी ये आवाज़ टीवी की नहीं है, ये आवाज़ तो हमारे पड़ोस के घर से आ रही है। लगता है आज फिर शोभा चाची और उनकी बहू रंजिता में लड़ाई हो रही है। सीमा जी बोली, हाँ बहू, इन दोनों का तो ये रोज़ का काम है। सीमा जी अपने कमरे में वापस आकर बैठ गईं। उतने में स्वर्णा चाय लेकर आई और बोली, मम्मी जी ये लीजिए चाय, नाश्ते में क्या बनाना है ये भी बता दीजिए। जो तुम्हारी मर्जी हो वो बना लो बहू। इतना बोलकर सीमा जी सोचने लगी, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मुझे इतनी अच्छी बहू दी है, वरना आजकल हर घर में सास बहू के बढ़ते झगड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे हर घर में युद्ध का मैदान ज़्यादा हो। यहाँ मोहल्ले में सबके घर में सास बहू की अलग ही महाभारत चल रही है। अच्छा है भगवान तूने मुझे अच्छी बहू दी है, वरना मेरे घर में भी आज अखाड़ा बन गया होता। शाम को पड़ोस वाली शोभा जी सीमा जी के घर आईं। शोभा को देखकर सीमा जी अपनी बहू स्वर्णा से बोली, जा बहू तू चाय पकौड़े बना ला, शोभा हमारे घर रोज़ रोज़ कहाँ आती हैं। शोभा जी स्वर्णा को देखकर सोचने लगी कि हे भगवान काश मेरी बहू भी ऐसी होती, मगर मेरी किस्मत में तो रंजीता जैसी बहू पल्ले पड़ी है। शोभा को अपने कमरे में लाकर सीमा जी बोली, शोभा मैं तुझसे मिलने आने ही वाली थी, अच्छा हुआ तू ही चली आई। तुम दोनों सास बहू रोज़ रोज़ झगड़ती हो, आखिर ऐसा भी क्या हो गया है। शोभा बोली, सीमा रहने दे, तू नहीं समझेगी। सीमा बोली, भला मैं क्यों नहीं समझूंगी, मैं भी तेरी तरह एक सास हूँ। शोभा बोली, हाँ सीमा दीदी आप सास तो हो, मगर गरीब मायके की बेटी की सास हो, और मैं ठहरी अमीर मायके के बेटे की सास। अच्छा खासा दहेज जो लाई है मेरी बहू रंजीता, इसलिए अब हर बात पर ताने देती रहती है। सीमा बोली, इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरी बहू स्वर्णा तो बहुत समझदार और सुलझी हुई है, झगड़ा करना तो दूर कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करती स्वर्णा। शोभा सीमा की बातें सुनकर जल भुन गई, उसे लगा जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। आवेश में शोभा बोली, सीमा दीदी अभी आपकी बहू को आए समय ही कितना हुआ है, 2 महीने में आपकी बहू थोड़े ही ना अपना असली रंग दिखाएगी, अभी थोड़े महीने और साल तो गुजरने दो, फिर देखना ये बहुएं कैसे अपना असली रंग दिखाती हैं। मेरी वाली भले स्वभाव की तेज है, मगर कम से कम आपकी वाली की तरह अच्छा होने का ढोंग तो नहीं करती है, जो है मुंह पर बोलती है। आपकी और मेरी बहू तो एक ही शहर से है, और मेरी बहू रंजीता बता रही थी कि स्वर्णा इतनी सीधी भी नहीं है जितना तुम लोग उसको समझते हो, और इसके परिवार ने तुम लोगों को जानबूझकर दहेज नहीं दिया, वरना आज की तारीख में भला कोई बाप अपनी बेटी को ऐसे खाली हाथ विदा करता है क्या। सीमा दीदी आप सीधी हो जो इसलिए आपको हल्के में ले लिया आपकी बहू के मायके वालों ने, वरना आपकी बेटी को ऐसे खाली हाथ विदा करने की हिम्मत ना करते। और अब आपकी बहू आपको झांसे में लेकर आपके घर पर राज करेगी, तभी तो वो इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करती है और घर का सारा काम भी बिना शिकायत के करती है। मैं तो कहती हूँ कि आप अपनी बहू को इतना सर पर मत चढ़ाओ, हो सके तो उससे ढंग से बात भी मत करो, फिर देखना कैसे उसकी और उसके माँ बाप की अकल ठिकाने आएगी। उतने में स्वर्णा चाय पकौड़े लेकर आती है। शोभा जी स्वर्णा को देखकर अपनी बात बदलकर बोली, अरे स्वर्णा इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी, आ बैठ हमारे साथ। स्वर्णा बोली, शोभा चाची आप चाय लीजिए, मैं रसोई के सारे काम निपटा कर अभी थोड़ी देर में आती हूँ। स्वर्णा के जाते ही शोभा बोली, देखा सीमा दीदी तुम्हारी बहू तो मीठी छुरी है, तुमको मीठा बन बन के काटेगी। अरे मैं तो कहती हूँ इसे गरीब मायके के ताने दिया करो दीदी, फिर देखना कैसे इसके मायके से पैसे भी आने लगेंगे और आपकी बहू भी आपकी मुट्ठी में रहेगी। इतना कहकर शोभा चाय पकोड़े का आनंद लेने लगी। शोभा के जाने के बाद सीमा जी का हाल बेहाल हो गया।
उन्होंने सोच लिया था कि अब वो अपनी बहू से ढंग से बात नहीं करेंगी। आखिर वो भी एक सास हैं, भला बहू के सामने क्यों झुकेंगी। मेरे सीधेपन का फ़ायदा उठा गए इसके मायके वाले, तभी तो दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी मुझे इन लोगों ने। शोभा सही तो कह रही है कि उसकी बहू अमीर घर की बेटी है और कितना दहेज भी तो लाई है, और मेरे पल्ले पड़ गई है गरीब मायके की बेटी। काश मेरी बहू भी रंजीता जैसी होती, जो साथ में इतना सारा दहेज लाती कि घर में कलेश भी हो जाए तो क्या, पैसा हर जख्म का मरज होता है। बहू अपने मायके से भर भर के दहेज लाए तो अच्छे से अच्छी सास भी झुक जाती है, और एक मैं हूँ जो गरीब घर की बेटी के साथ इतना प्यार से पेश आती हूँ। शोभा तो अपना काम करके जा चुकी थी, शक्का भी सीमा जी के मन में उग चुका था। सीमा जी को रात भर नींद नहीं आई और उन्हें अपनी बहू स्वर्णा की मीठी ज़बान पर शक होने लगा। उन्हें लगा कि स्वर्णा सिर्फ अच्छे होने का ढोंग करती है और जानबूझकर मीठा बोलती है ताकि मेरे घर मेरी जायदाद पर कब्जा करने में उसे आसानी हो, और मैं तो इतनी बड़ी मूर्ख निकली कि मैंने इसके दिखावे को सच मानकर इसे बेटी जैसा प्यार दिया। मगर बस अब और नहीं, आखिर मैं एक सास हूँ और इसे और इसके मायके वालों को सबक सिखाकर ही दम लूँगी। दूसरे दिन सीमा जी मंदिर से आई तो स्वर्णा बोली, मम्मी जी मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, आप मंदिर गई थी और आज बताकर भी नहीं गई। सीमा जी बोली, मैं क्या तुम्हारी गुलाम हूँ जो मैं तुम्हें हर बार बताकर जाऊंगी। स्वर्णा बोली, मम्मी जी मैं आपका चाय के लिए इंतज़ार कर रही थी, बस इसीलिए पूछ बैठी, और आपने अब तक दवाई भी नहीं ली। इतना बोलकर स्वर्णा अपने और सीमा जी के लिए चाय बिस्किट लेकर आ गई। सीमा जी बोली, हाँ मेरा काम मैं कर लूँगी, तुझे ज़्यादा चाशनी भरे लफ्ज़ों में बात करने की ज़रूरत नहीं है। और ये काजू बादाम वाले बिस्किट तो ले आई हो, मगर तुम्हारे मायके में तो तुमने कभी ऐसे बिस्किट खाए भी ना होंगे, यहाँ आकर तो तुम्हारे मज़े हो गए हैं। स्वर्णा धीरे से बोली, मम्मी जी आपको चाय के साथ ये बिस्किट पसंद है इसलिए ले आई, आइंदा से ध्यान रखूँगी। थोड़ी देर के बाद स्वर्णा ने सभी के लिए खाना लगा दिया। जैसे ही स्वर्णा सभी के साथ खाना खाने बैठी, सीमा जी बोली, स्वर्णा अगर तुम हम सबके साथ खाना बैठकर खाओगी तो सबको खाना कौन परोसेगा। स्वर्णा के ससुर मुकेश जी बोले, रोज़ तो स्वर्णा हमारे साथ बैठकर ही खाती थी, फिर आज क्या हो गया। स्वर्णा का पति रोहन बोला, हाँ मम्मी आज आप ऐसे क्यों बोल रही हैं, स्वर्णा रोज़ हमारे साथ ही तो खाना खाती है। सीमा जी बोली, तब स्वर्णा नई नई शादी करके आई थी इसलिए, मगर अब इसे यहाँ के रीति रिवाज सीखने होंगे। पति मुकेश जी की ओर देखकर सीमा जी बोली, आपको क्या याद नहीं, आपकी माँ भी मुझे सबसे अंत में खाना खाने को कहा करती थी। सभी के लिए हमारे घर में यही परंपरा चली आ रही है, भला मैं इस परंपरा को कैसे तोड़ सकती हूँ। और बहू का तो फ़र्ज़ होता है सभी के खाना खाने के बाद ही स्वयं खाए। सब लोग खाना खाकर चले जाते हैं और बेचारी स्वर्णा अंत में अकेले खाना खाने बैठती है। आज उसके गले से निवाला उतरने को तैयार ना था और उसे रोना आ गया। स्वर्णा ने आज तक अकेले बैठकर खाना नहीं खाया था। सासू माँ का रूखा स्वभाव भी कहीं ना कहीं उसके दिल को ठेस पहुँचा रहा था। स्वर्णा तो अब तक यही समझ नहीं पा रही थी कि जो सासू माँ पहले इतनी अच्छी थी वो अचानक इतनी कैसे बदल गई। अब तो स्वर्णा को सासू माँ के इस बर्ताव की आदत हो गई थी, मगर वो अपनी ज़बान से कभी अपशब्द नहीं निकालती। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। स्वर्णा बोली, मम्मी जी मैं सोच रही थी कमरे में हीटर लगवा दूं, ठंड बहुत लगती है और कपड़े भी नहीं सूखते, हीटर लग जाने से कपड़े भी जल्दी सूखने लगेंगे। सीमा जी बोली, हीटर और उसको लगवाने के पैसे क्या तुम्हारे मायके वाले देंगे। अपने मायके में तो 2 कमरों के घर में बड़ी हुई हो, मगर यहाँ आकर तो तुम्हारे ठाठ ही अलग हो गए हैं। यहाँ आकर तो रजवाड़ों वाली ज़िंदगी जीने को मिल रही है तुम्हें, हर चीज़ में ऐशो आराम चाहिए। हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि जिन लड़कियों ने अपने मायके में कुछ देखा ही ना हो, वे ससुराल आकर कुछ ज़्यादा ही खर्चा करने लग जाती हैं। एक काम कर, अपने मायके से हीटर मंगवा ले, कम से कम मैं भी 4 लोगों में बोल पाऊंगी कि मेरी बहू के मायके वालों ने उसे हीटर दिया है। मगर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, वो लोग तो तुझे कुछ देते ही नहीं। स्वर्णा फिर आंसुओं के घूंट पीकर रह गई और उसने सासू माँ की किसी बात का जवाब नहीं दिया। 3 महीने बीतने लगे, मगर सीमा जी के तानों की बौछारें बढ़ती गईं। पड़ोसन के भड़कावे में आकर सीमा जी आए दिन घर में कलेश करती। एक दिन अचानक सीमा जी को चक्कर आया और वो नीचे गिर पड़ी और दीवार में ठोकर लगने से उनके सर में चोट भी बहुत आई। स्वर्णा घर में अकेली थी। वो तुरंत सीमा जी को लेकर जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंची। सीमा जी का खून बहुत बह चुका था। इत्तेफाक से सीमा जी और स्वर्णा का ब्लड ग्रुप एक ही निकला। स्वर्णा ने अपना खून देकर अपनी सास की जान बचा ली थी। रोहन और मुकेश जी भी आनंद फानन में हॉस्पिटल पहुंचे। जब सीमा जी को पता चला कि उनकी बहू ने अपना खून देकर उनकी जान बचाई है, तो वो फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी व्यवहार किया है वो भड़कावे में आकर किया है। स्वर्णा को जब पता चला कि पड़ोस की शोभा चाची ने सीमा जी को भड़काया था, तो वो बोली, मम्मी जी जिन लोगों के खुद के घर में सुख शांति का माहौल
माहौल नहीं रहता है। वे लोग दूसरों के घर में भी उलझने डालते रहते हैं ताकि दूसरों के घर की भी सुख शांति भंग होती रहे। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। सीमा जी ने अपनी बहू को गले से लगा लिया और बोली, बहू अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगी। न जाने मैंने भड़कावे में आकर अपने ही घर में कितने कलेश कर लिए। मैं मूर्ख कितना ना समझ पाई कि आजकल दूसरों के घर में सुख शांति देखकर लोग जलते हैं और उनके घर में भी आग लगाना चाहते हैं, जिस आग की चिंगारी इतनी भयानक होती है कि अच्छे से अच्छा घर उसमें खाक हो सकता है। दोस्तों, अक्सर लोगों को दूसरों के घर की सुख शांति भंग करने में आनंद आता है, इसलिए हो सके तो दूसरों के भड़कावे में कभी ना आए, क्योंकि आजकल लोग किसी का सुख बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।